बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर फारूक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ दोस्त, जो इस वक्त दो लाइव स्ट्रीम पर डॉक्टर कमर फारूक के यूट्यूब चैनल पर और दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव दिसंबर में मुनक़िद होने वाला सिलसिला आज के प्रोग्राम से दोबारा फिर शुरू कर रहे हैं। पहले दिसंबर में, नवंबर और दिसंबर में हमने उन पाकिस्तानियों के लिए जिनको स्पेनिश पासपोर्ट मिला यहाँ का और वो बरतानिया के अंदर सेटलमेंट चाहते थे, वो किस तरह हो सकती थी, किन मसाइल का सामना था, उन मसाइल के हल के लिए हमारे पास क्या तजावीज़ थी, वो हमने लगातार 5 से 6 प्रोग्राम किए और अपने लोगों को मुकम्मल आगाही देने की कोशिश की और बहुत सारे पाकिस्तानियों ने उस आगाही से फ़ायदा भी उठाया। आज का प्रोग्राम उसी सिलसिले की कड़ी है कि अब जबकि स्पेन में बसने वाला पाकिस्तानी नयाद स्पेनिश ने अपनी मंजिल का तयन बरतानिया कर लिया, तो बरतानिया के अंदर उसको क्या मसाइल घेरे हुए हैं, किन मसाइल का सामना है, क्या कानूनी मसाइल कौन से हैं, ला इल्मी की वजह से किन मसाइल में फंसा हुआ है, या मुआशरती तौर पर किन मसाइल का सामना है। ये वो तमाम आज के मसाइल पर हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर जो दोस्त जो पाकिस्तानी स्पेन से, कतलोनिया से, बार्सिलोना से बरतानिया पहुँचे हैं, मैनचेस्टर पहुँचे हैं, ख़ास तौर पर मैनचेस्टर के इलाका में गए हैं, यहाँ पर स्पेनिश कौंसल खाना है, तो वहाँ पर पहुंचकर क्या उन्होंने कौंसल खाना में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, बताया कि हम स्पेन से इधर शिफ्ट हुए हैं। अगर नहीं बताया तो कौन से मसले पैदा हो सकते हैं, अगर बताया है तो उनको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, किस तरह वो अपने मसाइल को कम कर सकेंगे। आज के हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे साथ पाक कतलान फेडरेशन के सदर हैं और जो इमिग्रेशन के अमूर हैं, ख़ास तौर पर बरतानिया में जब हमारे लोग जा रहे हैं तो उनको जिन मसाइल का सामना है उन पर उनकी गहरी नज़र है, दस्तरस है, वो तमाम कवानीन उनकी नज़र के सामने हैं और सिर्फ किताबी नहीं, अमली तौर पर वो इन तमाम कानूनी जो मसाइल हमारे पाकिस्तानियों के सामने खड़े होते हैं उनका हल जानते हैं। मेरी मुराद खालिद शहबाज चौहान साहब हैं और रोज़ाना की तरह जंग और जियो के नुमाइंदा स्पेन तजिया के लिए जो आदम चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो खालिद साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ आऊँगा, एक जनरली एक नक्शा पेश कीजिएगा कि अब सूरत हाल क्या है। जो दोस्त जो पाकिस्तानी मैनचेस्टर बरतानिया पहुँचे हैं उनकी क्या सूरत हाल है। दूसरा, इस वक्त कोरोना से बरतानिया जो गुज़र रहा है उसमें जो पाबंदियों की कमी की जा रही है, पाबंदियों में नरमी की जा रही है, वो शेड्यूल क्या है, किस तरह बेहतरी आ रही है, ये सारी चीज़ें एक जनरली एक नक्शा पेश कीजिएगा हमारे नाज़रीन के सामने। जी, वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आपको, चीमा साहब और जितने भी हमारे दोस्त इस वक्त फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, पहला मरहला जैसा था आपने बताया कि वो 31 दिसंबर तक था, लोग जिन्होंने आना चाहते थे वो आ गए, पहुंच गए। अब यानी कि उसका जो अगला स्टेप है कि जब यहाँ पर आ जाते हैं तो ज़ाहिर है वो प्रॉब्लम जो मुश्किलात जो है वो हमारे साथ साथ है। जैसे हम पाकिस्तान से निकलते हैं, किसी भी मुल्क में आके सेट हो जाते हैं तो हमारी और किस्म की मुश्किलात और किस्म की प्रॉब्लम शुरू होती है। बस ऐसे ही ये भी एक, क्योंकि एक मुल्क से दूसरे मुल्क की एक हिजरत है, तो ज़ाहिर है जो लोग स्पेन से मैनचेस्टर, लंदन या दूसरे इलाकों में आए हैं, अब यहाँ पर आने के बाद शुरू में बहुत सारे मसाइल का सामना होता है, बहुत सी चीज़ों का इल्म नहीं होता, तो वो मसाइल फिर आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, दिन ब दिन उनसे वास्ता पता चल रहा है वो कौन से मसाइल हैं और उनको किस तरीके से हल करना है। दूसरी तरफ कोविड के हवाले से जो लॉकडाउन है, इस वक्त नेशनल लॉकडाउन है यूके के अंदर, जो टियर 4 इनका जो है वो फेज 4 के, तो इसमें हर चीज़ क्लोज पड़ी है। कोई पर्सनल आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, सब कुछ टेलीफोन, ईमेल्स और ऑनलाइन सीता सिस्टम वो सारा वही चल रहा है। स्कूल, कॉलेज, शॉप्स, हर चीज़ बंद पड़ी है।
तो कोविड के हवाले से जो अहम खबर है वो यही है कि इस सोमवार से जो है वो स्कूल जो है वो ओपन हो रहे हैं। तो स्कूल आपकी एक बेसिक पहली चीज होती है, जो आपकी रौनक बहाल होती है, बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई लेने जा रहा है, कोई छोड़ने जा रहा है, तो उससे इस सोमवार से जो है वो मूवमेंट स्टार्ट होगी। दूसरी चीज यूके की जो सबसे पॉजिटिव चीज है बाकी यूरोप के मुकाबले में, जो वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीनेशन जो है आज की डेट तक 22 मिलियन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। इसमें यूरोप में कोई भी मुल्क जो है वो यूके का मुकाबला नहीं कर पा रहा। और इनमें जो है वो लॉकडाउन की जो पहली नरमी है वो 12 अप्रैल से स्टार्ट की है। 12 अप्रैल के बाद जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, जो शॉप्स हैं, जो रिटेल शॉप कपड़े की और दूसरी, वो खुल जाएंगी 12 अप्रैल से। और 12 अप्रैल तक इनका जो टारगेट है कि अबव 40 जितने लोग हैं उनको वैक्सीन की कम से कम एक डोज जो है वो लाजमी लग जाए। तो मई के अंदर जो है वो इनका 90% लॉकडाउन खत्म होगा। और मई तक इनका जो मई और जून, मेरे ख्याल में 21 जून तक जो है वो पूरा यूके ओपन कर दिया जाएगा। और 21 जून तक हर अडल्ट बंदे को वैक्सीन की पहली जो खुराक है वो मिल चुकी होगी। और मोर देन 50% जो है उनको सेकंड डोज भी मिल चुकी होगी। तो ये है इनका जो अभी जो लॉकडाउन ओपन करने का जो तरीका है, वो उसको 12 अप्रैल से लेके 21 जून के दरमियान, 21 जून के बाद यूके जो है वो टोटली ओपन हो जाएगा। ये तो रोड मैप है इसका लॉकडाउन का। तो इस वक्त जो परवाजें हैं उनका क्या शेड्यूल चल रहा है? क्या तमाम एयरलाइंस फंक्शनल हैं, फाल हैं, कर रही हैं काम, या अभी कोई रुकावट है कोरोना की वजह से, या अभी पैसेंजर नहीं है, सवारियां नहीं है? क्या क्या सूरत हाल चल रही है इस वक्त? ये वाकई एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इसमें जो है वो प्रॉब्लम का पिछले हफ्ते भी यही मसला दरपेश है। प्रॉब्लम ये है कि जो स्पेन से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो सिर्फ इस वक्त लंदन से जा रही हैं। लंदन से जो हिथ्रो से है वो बार्सिलोना के लिए मेरे वीक में 3 फ्लाइटें हैं, और गेटवे से मैड्रिड के लिए जो है वो 3 फ्लाइटें हैं। तो जितने भी दोस्त इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आपने अगर स्पेन जाना है किसी भी मजबूरी की वजह से या किसी भी वजह से, तो आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ें। इस वक्त यूरोप के अंदर एक और चीज से पहले ये होता था कि हम इनडायरेक्ट हॉलैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से फ्लाइट लेके चले जाते थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो है वो इस चीज की पाबंदी लगा दी है। जर्मनी वाले, हॉलैंड वाले जो है वो स्पेनिश पैसेंजर को यहाँ से लेके नहीं जा रहे। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने टिकट बुक करवाई हुई थी, टिकट वो मिल जाती है, लेकिन जब एयरपोर्ट पे जाते हैं उनको बोर्डिंग कार्ड इशू नहीं होता, फिर एयरपोर्ट पे परेशानी होती है, फिर वापस आना पड़ता है। तो एक ही चीज है, जिस मुल्क में आपने जाना है उसकी डायरेक्ट फ्लाइट अगर आप मिले तो वही फ्लाइट बुक कराएं। ज़ाहिर अगर मैनचेस्टर या इसके गिरदोनवा में रहने वाले लोग हैं तो उनको लाजमी फिर लंदन जाना पड़ेगा, और लंदन से वो फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। यहाँ से ट्रेन भी जा रही है लंदन, बस भी जा रही है, और बाई एयर भी अगर आप टिकट परचेज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं सिर्फ उन पे सफर करें। इनडायरेक्ट फ्लाइट्स जो है उस पर टिकट बुक ना करवाएं, क्योंकि आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और मेजोरिटी ज्यादातर जो फ्लाइट्स है उसमें आपको सफर नहीं करने दिया जा रहा, तो इसलिए वो टिकट भी जाया हो जाती है और आपका टाइम भी जाया होता है। तो बाकी दूसरा, टेस्ट के हवाले से क्या सूरत हाल है कि जब आप बाई रोड जा रहे हैं या बाई एयर जा रहे हैं, तो उसके लिए टेस्ट, पीसीआर टेस्ट लाजमी है स्पेन से, या वहां पर जब आप पहुंचते हैं बॉर्डर पर तो वहां पर किया जाता है? यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल इस किस्म है डॉक्टर साहब कि जो लोग यूके से किसी भी यूरोपियन मुल्क में जा रहे हैं उनके लिए पीसीआर टेस्ट लाजमी है 48 आवर पहले। और जो यूरोप से स्पेन या यूके आ रहे हैं, ये बात ध्यान में रखें कि उनके लिए एक तो पीसीआर टेस्ट 48 आवर पहले करवाना है, और दूसरा उनके जो शर्त है इस वक्त जो यूरोप के सारे मुल्कों से जो यूके में लोग आएंगे उनको 2 टेस्ट यहाँ आने के बाद करवाना पड़ेंगे। एक अपनी आने के दूसरे दिन और एक 8वें दिन। तो 8वें दिन वाले जो टेस्ट जब नेगेटिव आएगा तो फिर 10 दिन बाद उसका क्वारंटाइन खत्म होगा, 10 दिन के बाद घर से जा सकता है। उसमें यह है कि उन्होंने लाजमी कर दिया है कि जब आप जिस मुल्क से फ्लाई करेंगे उसके एयरपोर्ट पे आपको वो 220 पाउंड जो है 2 टेस्ट के, 110 एक टेस्ट का और 2 टेस्टों के 220 पाउंड, वो आपको वहां पर पे करने हैं एयरपोर्ट पे निकलने से पहले। अगर आप फ्रांस से आ रहे हैं तो पेरिस में पे करेंगे, बार्सिलोना से आ रहे हैं तो बार्सिलोना में पे करेंगे, मैड्रिड से आ रहे हैं तो मैड्रिड में पे करेंगे, और अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो इस्लामाबाद में पे करेंगे। तो ये आपको पे करने के बाद फिर वो आपको यूके के लिए फ्लाई करने देंगे। तो ये बात ध्यान में रखें कि टिकट की प्राइस, टिकट की कॉस्ट और वहां से पीसीआर टेस्ट कराने के साथ साथ आपके पास आपके क्रेडिट कार्ड में 220 पाउंड पे करने के लिए होंगे तो वो आपको फ्लाइट पकड़ने देंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये पिछले कुछ अरसे से चल रही है। इसमें काफी लोगों को परेशानी हुई है, एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, इस बात का नहीं पता था, फिर वहां के 220 पाउंड पे करना,
वो फिर ऐसी सूरत है कि बहुत से लोग फिर सफर मुलतवी करना पड़ा, टिकट ज़ाया हुई। तो ये बात ज़हन में रखें, नंबर यहाँ से जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट, उसके अलावा कोई और तरीका इस्तेमाल ना करें। और वहां से आने के लिए पीसीआर टेस्ट वहां से करवाना और 220 पाउंड आपने एयरपोर्ट पे जमा कराने हैं, ताकि वो आपके 2 जो टेस्ट है वो बाई पोस्ट आपको घर पे आएंगे। आपने उसमें जो टेस्ट करके उस ट्यूब को वापस पोस्ट करना है, तो उसका रिजल्ट आपको दूसरे दिन आएगा। तो 8वें दिन जब टेस्ट होगा तो फिर आपको 10 दिन क्वारंटाइन भी करना पड़ेगा, और 10 दिन क्वारंटाइन इस दफा वो सख्ती से अमल तरफ आपको जो फोन नंबर देंगे उस पर वो प्रॉपर चेक भी कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ी सी इन दिनों में एहतियात करने की जरूरत है। जी, जिस तरह आपने 2 टेस्ट के हवाले से कहा है कि बंदा उतरता है, उसका टेस्ट होता है, अगर वो नेगेटिव होता है तब भी क्वारंटीन करेगा वो? हाँ, क्वारंटीन 10 दिन तो करना ही करना है उसने, चाहे वो पॉजिटिव है या चाहे नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा फिर तो उसका प्रॉपर एक अलग से सिस्टम हो जाएगा, वो फिर उसको वो खुद ट्रीट करेंगे। नेगेटिव होने की सूरत में भी 2 टेस्ट उसको करवाने पड़ेंगे और 10 दिन क्वारंटीन करना पड़ेगा। जी, 2 टेस्ट और क्वारंटीन लाजमी है अगर आप बरतानिया जा रहे हैं। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़े दोस्त, जो इस वक्त 2 लाइव स्ट्रीम पर डॉक्टर कमर फारूक के यूट्यूब चैनल और दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव आप देख रहे हैं। और आज हमारा मौजू है कि स्पेन से जो पाकिस्तानी बरतानिया मुंतकिल हुए हैं, उनको किन कानूनी और माशरती मसाइल का सामना है और उनका हल क्या है। आप किसी मसले में फंसे हुए हैं, आपको किसी मसले से दो चार हैं, तो चाहे वो कानूनी है चाहे वो मुआशरती है, आप हमें दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अपन कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं हमारे सामने। हम तीसरे हिस्से में जाकर सवालों का जवाब देंगे। मेरे साथ मौजूद है पाक कतलान फेडरेशन स्पेन के सदर खालिद शहबाज चौहान साहब और जंग जियो के नुमाइंदा जवाद अहमद चीमा साहब, जो तजिया के लिए मेरे साथ मौजूद है। खालिद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। बहुत 31 दिसंबर तक तो जिनके पास भी नेशनलिटी थी वो सब चले गए, बरतानिया पहुंच गए, मानचेस्टर पहुंच गए, जो भी उन लोगों ने अपनी मंजिलें मखसूस रखी थी वहां चले गए। वहां पहुंचने के बाद अगर वो मानचेस्टर गए हैं तो मानचेस्टर के अंदर स्पेनिश कौंसलेट है, जबकि अगर वो लंदन के एरिया में गए हैं तो वहां पर सफारत खाना है। तो बताना ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है कि मैं स्पेन से यहाँ पर शिफ्ट हुआ। जी डॉक्टर साहब, ये एक ऐसा सवाल है जो पिछले तकरीबन समझ लें कि जनवरी के बाद से जब लोग आए हैं, तो सबसे ज़्यादा मुझे फेसबुक पे, टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे जो सबसे ज़्यादा सवाल किए जाते हैं वो यही है कि हम यहाँ पे आ गए, हमने ये काम करना है, हमने वो काम कराना है। बहुत से दोस्त ऐसे हैं, जैसा कि आपको पता ही, जैसे ही नेशनलिटी मिली है तो एक दिन भी ज़ाया नहीं किया, और क्योंकि टाइम ऐसा था तो वो यहाँ पर पहुँच गए। बहुत सारे बच्चों की नेशनलिटी जमा करानी है, बहुत से लोगों के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर सर्टिफिकेट, तो दिखी ताल के हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यानी कि जो भी आपके तरामिते हैं स्पेन के अंदर, वो यहाँ पे अगर आपने करवाने हैं तो तमाम दोस्त जितने भी सुन रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि उनको रजिस्टर्ड होना लाजमी है। कौंसलेट से आप किसी मामले में भी सीता लेना पड़े, आपको कोई भी काम कौंसलेट से पड़े, जो पाकिस्तान का सिस्टम है उसमें आपको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं होती। हमारी एम्बेसीज, हमारी कौंसलेट खुली होती हैं, आप जाएं अपना काम करवाएं। लेकिन जो स्पेन का रूल है वो आपको रजिस्टर्ड हुए बगैर जो है वो आप कोई काम नहीं करवा सकते। चाहे वो आपने पोदेर बनवानी हो, पासपोर्ट बच्चों के जमा करवानी है, आपने छोटी सी बात भी पूछनी है तो उसके लिए भी आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। एक ऑटोमेटिकली सिस्टम है इनका, आप सीता लेते हैं, वो सीता सेकंड दिन वेरीफाई होता है। आप अगर रजिस्टर्ड हैं तो वो सीता कंफर्मेशन आपको ईमेल आ जाएगी, और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो ऑटोमेटिकली कैंसिल की ईमेल आ जाएगी। बहुत सारे भाई परेशान हैं, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो स्पेन के अंदर काम कर रहे हैं, बच्चे उनके यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, पेपर्स में वो यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन काम वो स्पेन में कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, हर कई किस्म के बिजनेस हैं जो स्पेन में वो स्टिल उसी तरीके से चल रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी फैमिली आ गई है, जाहिर है बाप का रजिस्टर्ड होना, वो इन चीज़ों का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो वो, और दूसरा ये कि अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग स्पेन नहीं जा रहे, बहुत से कागजी मामलात हैं, तो वो सारा स्टक हो चुका है एक काम। तो ये ज़हन में रखें कि कोई भी काम अपने कॉन्सुलेट से कराना है तो आपको रजिस्टर्ड होना लाजमी है। रजिस्टर्ड होना ऐसा ही है जैसे आपने एक ayuntamiento में पादरोन करवानी है। बहुत से लोग डर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा। ये ऐसे समझें कि आपने बादलों में रह रहे हैं लेकिन आप किसी मजबूरी से हॉस्पिटल में पादरोन करवा लेते हैं, और आप जब चाहते हैं वो वापस पादरोन करवानी तो आप वापस करवा सकते हैं। ये एक रजिस्ट्रेशन को, पादरोन को रजिस्ट्रेशन कहते हैं। आप मैनचेस्टर काउंसिल में रजिस्टर्ड हो गए हैं और आप 3 महीने 6 महीने बाद, या आपकी एम्प्रेसा वहां चल रहा है या आपका काम वहां चल रहा है, जब वापस बार्सिलोना जाएंगे
अपना मौजूदा काम करवा के आप दोबारा पदरोन बार्सिलोना में करा दें, आपकी ये पदरोन कट जाएगी। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि कल को आपको पदरोनमेंटों की अगर हिस्ट्री लेनी है, आपने किसी काम के लिए किसी वजह से कोई सरकारी इदारा आपकी हिस्ट्री चेक करता है या आपको अपने लिए जरूरत है, तो जब आप वो पदरोन की हिस्ट्री लिखवाएंगे तो उसमें आप पदरोन मैनचेस्टर की या लंदन की वो निकलेगी। इसके अलावा आपका कोई नुकसान नहीं है, कोई इस किस्म का मसला नहीं है। वो दो जो डर रहे हैं करवाने से या उनको कुछ प्रॉपर समझ नहीं आती, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से जो है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें करवाने में, कानूनी पेचीदगी कोई नहीं है। नहीं, पेचीदगी होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अवेयरनेस की कमी है कि अगर आप यहाँ से वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ जो इनका सरकारी अदारा है उसको तो कम से कम बता दिया जाए कि मैं बार्सिलोना से, कतलोनिया के फलां शहर से यहाँ पर शिफ्ट हो गया हूँ, ताकि कल कला आपके साथ किसी किस्म का अल्लाह ना करे कोई वाकया हो जाता है तो उनको अपने शहरी का तो इल्म होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये एक असल में मकसद भी इसका यही होता है कि एक तो उनके पास आपका बायोडेटा आ जाता है, फिर किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में, मिसाल के तौर पर अभी जो इलेक्शन हुआ है कैटलोनिया के, तो इस इलेक्शन की सूरत में अगर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड है तो आप जो वोट कैटलोनिया में डालना चाहते हैं वो बाई पोस्ट आपको जो है वो आपके घर आ जाता है, या आप कॉन्सुलेट जाके वोट डाल सकते हैं। तो बहुत से मामला रहते हैं जिसमें ये एक अहम तरामिते है और जरूरी है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ की रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ की कॉन्सुलेट या एम्बेसी में वो लाजमी करवाएं। तो और दूसरी चीज ये कि रजिस्ट्रेशन के बारे में लोगों को जो है ना वो काफी कंफ्यूजन का शिकार है, कैसे करवानी है वो भी थोड़ा सा मैं बता दूं। आप किसी भी वेबसाइट पे, आप चाहे अगर लंदन में है तो लंदन की वेबसाइट पे जाएं, 3 कॉन्सुलेट है यहाँ पे, लंदन में, मैनचेस्टर में और एडिनबर्ग में। तो पूरा जो इंग्लैंड है वो इन तीनों कॉन्सुलेटों की जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, तो हर एक का अपना अपना एक एरिया है, उस एरिया से बाहर आप रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो हर कॉन्सुलेट की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन के 2 फॉर्म होते हैं। बहुत से दोस्त जो है वो एक फॉर्म फिल करके भेजते हैं, दूसरा फॉर्म वो फिल नहीं करते या उनको समझ नहीं आती, वो फॉर्म वापस जाता है, वहां से महीने बाद जवाब आता है, वो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होती है। 2 फॉर्म है, एक फॉर्म है जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो पदरनामेंटों का, दूसरा है वो इलेक्शन के वोट का। वो चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, ये दोनों फॉर्म फिल करने हैं आपने। तो दोनों फॉर्म को प्रॉपर फिल करके अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी और अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का कोई भी यूटिलिटी बिल या कोई घर के टेलीफोन का बिल, कोई भी घर का जहाँ से आपका प्रूफ हो सके ये आपका एड्रेस है, तो वो बाई पोस्ट भेजना है। मेरी जो लास्ट मुलाकात हुई थी कौंसल जनरल से मैनचेस्टर में, तो उसमें यही बात हुई थी कि जो पोस्ट करने में, क्योंकि जब लॉकडाउन होता है तो आपको फोटोकॉपी के लिए नहीं मिलती, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम सामने आती है, तो अगर उसको ईमेल कर दिया जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो वो फिर उन्होंने बाद में मुझे बताया कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह स्पेन के अंदर आपने टूर्नामेंट करवानी पड़ती है तो आपको खुद जाना पड़ता है अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके, तो वो तब आपकी पसंद चेंज होती है। तो इसी तरह यहाँ का उन्होंने ये रखा कि जब तक आपके ओरिजिनल साइन नहीं होंगे तो वो लेटर जब स्पेन भेजते हैं तो आपकी पदरोन जो स्पेन में है वो खत्म नहीं करते, तो वो ओरिजिनल साइन जा रहा है वो फिर या आप लेके जाएं या बाई पोस्ट करें। तो इसलिए वो जो है वो ऑनलाइन या कोई ऐसा ईमेल पे नहीं भेज सकते, ओरिजिनल साइन चाहिए होते हैं। तो उसके लिए फिर वो उन्होंने बाई पोस्ट का तरीका रखा हुआ है, आप पोस्ट कर दें। नॉर्मली आप लंदन या मैनचेस्टर या ईडन जहाँ भी हो वहाँ से 3 से 4 हफ्ते आपको लगते हैं, अगर आप जिस दिन पोस्ट करेंगे आप और उसके 3 से 4 हफ्ते तक उनको वो डॉक्यूमेंट चेक होंगे और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जो आपकी एडिनबर्ग और मैनचेस्टर की कॉन्सुलेट है इसमें कोई ऐसा वो आपको पासवर्ड या कोई ऐसा नंबर नहीं देते, आप रजिस्टर्ड हो गए, आपको ईमेल आ जाएगी, आप रजिस्टर्ड हो गए। नेक्स्ट टाइम आपने जब भी किसी काम के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है तो ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम में आ जाएगा कि आप रजिस्टर्ड है, वो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। उसके मुकाबले में लंदन के अंदर ये प्रॉब्लम है कि लंदन में जब आप रजिस्टर होते हैं तो आपको एक पासवर्ड और एक उसका कॉन्ट्रासेंया, दोनों चीजें मिलती हैं। वो आपकी उस ईमेल के अंदर आएंगी जो ईमेल आपने रजिस्टर करवाई है डॉक्यूमेंट के साथ। वो आपने पासवर्ड उस्वारियो और पासवर्ड दोनों संभाल के रखने हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आपने पासवर्ड रिन्यू कराना है या कोई ऐसी चीज आपने करानी है तो आपसे हमेशा वो पासवर्ड उस्वारियो और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो वो आपको याद भी रखना है, वो अपनी ईमेल में सेव भी रखना है और उसी के जरिए आप इंटर हो सकते हैं। तो इसलिए जो लंदन में दोस्त या लंदन के कुर्बोजवार में लोग रह रहे हैं वो अपनी ईमेल जब रजिस्ट्रेशन करवाएं तो वो ईमेल दें जो आपके पास है और जिसको आप गाहे बगाहे चेक करते रहते हैं। उस पासवर्ड और उस्वारियों के बगैर आप पासवर्ड रिन्यू नहीं करवा सकेंगे। तो जिन दोस्तों के पास वो ईमेल ज़ाया हो गई हैं, जिन्होंने रजिस्टर्ड करवाया, जिनको कोई जवाब नहीं मिल रहा, वो एम्बेसी में वो ईमेल करें और अपनी जो अगर ईमेल वो आपके पास नहीं है और आप दूसरी ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस ईमेल को चेंज करवा लें। तो ये 2-3 चीजें जो डिफरेंट है लंदन में और मैनचेस्टर में। जी तो लंदन में अक्सर ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनको
पासवर्ड जो है वो नहीं मिल रहे, या उस वक्त मुझे कह दिया रजिस्टर करा दो, किसी और दोस्त को कहा रजिस्टर करा दियो, उसने रजिस्टर करा दिया और जो ईमेल लिखी है ज़ाहिर है उसका जवाब उस ईमेल में गया है, तो उनके पास पासवर्ड नहीं है, उस वारियो नहीं है, तो वो कौंसुलेट एम्बेसी से रब्ता करें और वो उसको रिकवर करें। जी बिल्कुल। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त, जो इस वक्त 2 लाइव स्ट्रीम पर डॉक्टर कमर फारूक के यूट्यूब चैनल और दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर आप लाइव देख रहे हैं। और आज का हमारा मौजू है कि स्पेन से जो पाकिस्तानी बरतानिया मुंतकिल हुए हैं उनको किन कानूनी और माशरती मसाइल का सामना है। आप हमें दोनों स्ट्रीम पर अपने मसले से आगाह कर सकते हैं, मसले के हल के लिए सवाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बार्सिलोना साल से आपकी खिदमत में पेश मक्खन से तैयार करदा स्पेशल बेकरी आइटम्स और खस्ता फास्ट फूड, मिठाई के जायके ऐसे कि आप भूल ना पाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मॉल ऑर्डर पर तैयार करवाएं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। बर्थडे और वेडिंग केक तैयार करवाएं जैसे आप चाहें। बेकर्स की दुनिया का जगमगाता सितारा खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बार्सिलोना। डायरेक्टर चौधरी खुर्रम यकूब आफशाह जहानिया। एड्रेस काये चिली नंबर 51। डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 003464279388। स्पेन में वाक़िअ कुर्तबा रेस्टोरेंट, पाकिस्तान से मीलों दूर पाकिस्तानी खानों का बेहतरीन मरकज। लजीज मिक्स ग्रिल्स, उम्दा कढ़ाई डिशेस और बहुत सारी रवायती डिशेस आपके लिए खास ताज़ा तैयार की जाती हैं। बेहतरीन सर्विस और खूबसूरत माहौल, तो जब भी याद आए वतन की जरूर आए कुर्तबा रेस्टोरेंट। याद रहे हमारी कोई और ब्रांच नहीं। पाकी केयर स्पेन के लीडिंग लीगल एडवाइजर्स। आराइगो रेजिडेंसी की तजदीद, नेशनैलिटी, फैमिली वीजा और दीगर कानूनी मामलात के हल के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। हमारी एक्सपर्ट टीम के पास हजारों लीगल मामलात के हल मौजूद हैं। कागजात और सीता सिस्टम की झंझट से निजात, ऑनलाइन डिजिटल सहूलियात की बदौलत हफ्तों का काम दिनों में। बहुत मुनासिब फीस मगर मियारी टीम। पाकी केयर के डायरेक्टर मलिक इमरान कहते हैं, पाकिस्तान से फैमिली बुलाना और नेशनैलिटीज जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। हमारा पता है आवाज बुलंद होगी तो होंगे मसाइल हल। निशानदही जरूरी है, आज हो या कल। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारों तक। प्रोग्राम आवाज़े दोस्त, तारिकीन वतन पाकिस्तानियों का अपना प्रोग्राम। देखिए डॉक्टर कमर फारूक और जवाद अहमद चीमा के साथ प्रोग्राम आवाज़े दोस्त। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त, जो इस वक्त 2 लाइव स्ट्रीम पर डॉक्टर कमर फारूक के यूट्यूब चैनल और दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं। और आज का हमारा मौजू है कि स्पेन से जो पाकिस्तानी बरतानिया शिफ्ट हुए हैं, बरतानिया को मस्कन बनाया है, वहाँ पर उन्हें किन कानूनी और माशरती और समाजी मसाइल का सामना है। वो हमें इन दोनों स्ट्रीम पर सवाल लिख सकते हैं, अपने मसला बयान कर सकते हैं। हम वो मसला खालिद शहबाज चौहान के सामने रखेंगे जो अमली तौर पर इन तमाम मसाइल से गुजरे हैं, या लोगों के साथ जो मसाइल पेश आए हैं उनके हल उन्होंने निकाला है। उनकी गहरी नज़र है बरतानिया में। वो तकरीबन 15 साल से मुकीम है, 10 से 15 साल हो गए उन्हें वहाँ पर रहते हुए। और जो नवंबर और दिसंबर के अंदर जो सेटलमेंट थी, लोग बड़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि
ब्रेग्जिट के बाद ये मामला रुक जाने थे, लोगों ने 31 दिसंबर जो आखिरी डेट थी वहाँ पहुँचने में जल्दी की और बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, कोताहियाँ हुई हैं जो अब उनके सामने खड़ी हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं जंगजियो के नुमाइंदा जो चीमा साहब, हम उनकी तरफ बढ़ेंगे। जो साहब आपकी तरफ आऊँगा, आप बताइएगा कि 31 दिसंबर गुजरी है, उसके बाद ब्रेग्जिट हो गया। अभी जो पाकिस्तानी स्पेनिश बन रहे हैं, जिनको पासपोर्ट मिल रहा है, उनके अंदर क्या तगदो पाई जा रही है, क्या ख्वाहिश है, क्या उसी तरह 31 दिसंबर से पहले जिस तरह मौजूद थी उसी तरह है, या अब कुछ ये जज्बा जो है मान पड़ गया है? जी डॉक्टर साहब, 31 दिसंबर ब्रेग्जिट के जो ही ब्रेग्जिट हुआ तो बरतानिया के दरवाजे जो है ना यूरोपीय शहरियों के लिए ना बंद हो गए काम करने के हवाले से। लेकिन हमारे जिन पाकिस्तानी दोस्तों को जनवरी या फरवरी में पासपोर्ट मिले हैं तो उनको थोड़ा सा अबहाम था कि शायद अब हम फिर भी जा सकते हैं। तो कई दोस्तों ने मुझसे पूछा कि क्या अब हमारी प्री सेटलमेंट यूके जाके हो सकती है। तो मैंने उन्हें साफ कह दिया कि अगर आपको यूरोपियन पासपोर्ट, स्पेन का पासपोर्ट 31 दिसंबर से पहले मिलता और आग आप 31 दिसंबर रात 12 बजे से पहले अगर यूके की सरजमीन पर अपने कदम रख देते तो यकीनन आपकी प्री सेटलमेंट हो जानी थी, लेकिन अब नामुमकिन है। लेकिन अब बेशुमार अब ऐसे भी दोस्त हैं जो 31 दिसंबर से पहले यूके तो चले गए हैं, लेकिन उनके बीवी बच्चे अभी या पाकिस्तान में हैं या स्पेन में मौजूद हैं। तो अब वो दोस्त जो है ना अपने फैमिली के प्री सेटलमेंट वीजा के लिए थोड़ी सी तगोदो कर रहे हैं। तो मैं ऐसे दोस्तों को एक मशवरा देना चाहूंगा कि आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म करें, इंतहाई जो है ना जिम्मेदारी के साथ और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास मौजूद हों उनके मुताबिक फिल करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका फैमिली का वीजा जो है ना वो रिजेक्ट हो सकता है। जो इस टाइम स्पेन में पाकिस्तानी मुकीम हैं जिनकी फैमिलीज, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि मैड्रिड में भी इनका वीजा से सेंटर मौजूद है और बार्सिलोना में भी मौजूद है। अगर आप बार्सिलोना के कुर्बो जवार में रह रहे हैं तो आप बार्सिलोना वाले सेंटर से जाके वीजा ले सकते हैं, और अगर मैड्रिड के करीब रह रहे हैं तो आप मैड्रिड में जाके वीजा ले रहे हैं। लेकिन जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें या उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करें तो उनकी रिक्वायरमेंट जरूर पूरी करें, क्योंकि अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो आपका वीजा जो है रिफ्यूज हो जाएगा। और ये अगर वीजा रिफ्यूज हो जाएगा तो ये जो 30 जून वाला आपके को एक्सटेंडेड टाइम दिया गया है कि आप 30 जून तक अपने बीवी बच्चों को बुला सकते हैं, अगर वो गुजर गया तो फिर 30 जून के बाद आपके बीवी बच्चों की भी सेटलमेंट नहीं हो सकेगी। जी बिल्कुल। हालत आपकी तरफ आऊँगा। जो जवाद ने बात की है कि प्री सेटलमेंट वीज़ा के हवाले से कि खुद तो बहुत सारे लोग चले गए लेकिन फैमिली वीज़े की वजह से वो रुके हुए हैं या फैमिली नहीं जा सकी, तो इस पर आप क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल है ये? देखिए वाकई जो दोस्त 31 दिसंबर से पहले आ गए थे तो उसके में ज़्यादा जो लोग पहले आए उनकी फैमिलीज जो 90% फैमिलीज है वो बार्सिलोना या पाकिस्तान में मौजूद है, तो उसमें लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और वीज़े जो है वो बड़ी आसानी से अभी तक जो है वो किसी किसी की प्रॉब्लम नहीं आई। जितने भी दोस्तों ने अप्लाई किया या जो अभी सोच रहे हैं करने का उनके भी अभी टाइम मेरे ख्याल थोड़ा ही रह गया, तो अप्लाई कर लें तो वीज़ा लग रहे हैं। एक चीज़ जो बार लोग कर रहे हैं उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास बच्चों को नेशनैलिटी अप्लाई की हुई थी उनको मिल गई है जनवरी फरवरी में, तो उनके वालिद जो है या जो बंदा खुद है वो यूके का सेटलमेंट रखता है, वो यहाँ पर यूके में रह रहा है, तो उनके लिए एंट्री तो उनकी फ्री है बच्चों की। लेकिन ये बात है ना कि आपने जब वीजा अप्लाई करना है फैमिली बात आसान उन बच्चों का भी करना है जिनके पास स्पेनिश नेशनलिटी है। एक चीज तो ये है कि यूके में आना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आ सकते हैं। लेकिन अब जो आपका प्री सेटल अप्लाई करने वाली जो एप्लीकेशन इससे पहले यूज होती थी, जो सिस्टम यूज होता है वो सिस्टम अब इन्होंने बंद कर दिया है। अब वो उसका सिस्टम दूसरा चेंज हो गया। अब वो डायरेक्ट आप जिस तरह पहले आते थे और आके आपने सेटलमेंट अप्लाई की, पासवर्ड स्कैन किया, वो हो गई। अब वो सिस्टम ऐसे नहीं है, अब थोड़ा सा उसमें तब्दीली हुई है सिस्टम के अंदर। तो इसलिए वो बच्चे जिनके वो फैमिलीज जिनके ये सोच रहे थे कि हमारे बच्चों के पास स्पेनिश नेशनलिटी ये तो किसी वक्त भी जा सकते हैं, तो मिसेज का वीजा अप्लाई करके तो हम आ जाएंगे, उन फैमिली से उन भाइयों से दरख्वास्त है कि अब आप जब वीजा अप्लाई करें तो आपने सारी फैमिली का अप्लाई करना है, आपने उन बच्चों का भी अप्लाई करना है जिनके पास स्पेनिश नेशनलिटी है, तो वो भी प्री सेटल वीजा लेके आएंगे तो उनकी प्री सेटल अप्लाई होगी। तो इसलिए अब सेटलमेंट वीजा लाजमी है, तो वो आपने अप्लाई करना है। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ बेगम का अप्लाई किया और बच्चों का नहीं किया, वो यहाँ पे आ गए हैं, तो वो अब उन प्रॉब्लम्स का सामना है कि अब वो उनकी जो है वो प्री सेटलमेंट अप्लाई नहीं हो रही।
तो तो इसका क्या हल है फिर? अगर अगर 3 माह लगे हैं उनको वीजा अप्लाई किए हुए और वीजा लग गया है और वो सिर्फ मिसेज का है, बच्चों का नहीं, तो वो बच्चे लेके चला जाता है, तो फिर उसको दोबारा उसकी प्री सेटलमेंट अगर नहीं होती वीजे के बगैर, तो क्या सूरत है, किस तरह फिर हैंडल करे? उसको दोबारा फिर वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। बच्चों का जो है वो प्री सेटल वीजा अप्लाई करेंगे तो तब उनकी प्री सेटल यहाँ पे अप्लाई होगी, क्योंकि ये कानून में क्लियर लिखा है कि 31 दिसंबर से पहले आने वाले जो लोग हैं वो आके अपनी प्री सेटल अप्लाई करते हैं। जो बाद में आ रहे हैं वो प्री सेटल वीजा लेके आएंगे फैमिलीज वाले 30 जून तक। तो 30 जून का इंतजार ना करें। जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, 30 जून से पहले पहले आपके पास वीजा हो, 30 जून से पहले पहले आप इंटर हो जाएं। 30 जून तक वीजा अप्लाई करने की तारीख नहीं है। ये कुछ कंफ्यूजन है, शायद कल को उनको रिलीफ मिल जाए। अब जिस तरह मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इन्होंने कहा था दिसंबर और दिसंबर में कानून बनाया था कि आपके बच्चे चाहे पाकिस्तान में है चाहे स्पेन में है, आप प्री सेटल अप्लाई कर सकते हैं बगैर आए यूके के अंदर, आप अप्लाई कर दें। तो जिन्होंने अक्टूबर नवंबर में अप्लाई की थी प्री सेटल, बच्चे स्पेन में थे या बच्चे पाकिस्तान में थे जिनके पास यूरोपियन नेशनलिटी थी, उनकी प्री सेटल नॉर्मल तरीके से आ गई। जिन लोगों ने नवंबर के एंड और दिसंबर में प्री सेटल अप्लाई की थी, बच्चे स्पेन में थे या पाकिस्तान में थे, उनमें कुछ लोगों की प्री सेटल विदाउट किसी क्वेश्चन पास हो गई है। 90% लोग जो हैं उनके जवाबात अभी आ रहे हैं, क्योंकि जनवरी के अंदर बहुत कम लोगों को जवाब आए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने भी अप्लाई की थी। तो जनवरी के बाद वो ये कह रहे हैं कि आप हमें सबूत दें कि आप 30 दिसंबर से पहले यूके इंटर हो चुके हैं। अब उस वक्त ये था कि आप कहीं भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब वो ये कहते हैं कि हमने ये कहा था कि आप कहीं भी हैं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 30 दिसंबर तक आपने इंटर होना था, 31 दिसंबर तक। आप क्योंकि इंटर नहीं हुए लेकिन आपने अप्लाई दिसंबर से पहले किया, अब हमें प्रूफ दें कि आप 31 दिसंबर से पहले। तो वहां पे आके काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं दोस्तों को, क्योंकि बच्चे तो बाद में आए हैं। तो इसी तरीके से 30 जून जो है वो अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। ये बात मैं काफी दोस्तों को समझा चुका हूं, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये क्लियर करूं दोस्तों को, और इस बात को ज़हन में रखें, 30 जून जो है ये अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। 30 जून जो है ये स्पेन से यूके आने की आखिरी तारीख नहीं है। 30 जून के बाद आप EU सेटलमेंट अप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएंगी। तो जिन दोस्तों ने वीजा अप्लाई करना है वो मार्च तक, अप्रैल तक, यानी खालिद आपका कहना है कि 30 जून से कबल ये प्रोसेस आपका मुकम्मल होना चाहिए, आपके पास वीजा होना चाहिए। ये नहीं कि 30 जून से 29 जून को आप अप्लाई कर दें, कहें जी मैंने तो पहले अप्लाई कर दिया था। वो नहीं चलेगा, वो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो जिन दोस्तों ने वीजा अप्लाई करना है या ये जो सोच रहे हैं कि मैं अप्लाई करूं, चलो मार्च में कर लूंगा, अप्रैल में कर लूंगा, आपके पास जो मैक्सिमम टाइम है आपने मार्च के एंड और अप्रैल में अप्लाई कर देना है। अगर तो 2 हफ्ते के बाद आपका जवाब आया था ठीक है, अगर वो 3 महीने वाले प्रोसीजर में चले जाते हैं तो अप्रैल में आप करेंगे तो मई जून तो आपका जुलाई तक चला जाएगा। जुलाई में वीजा आपको मिल जाएगा, वीजा हो सकता है आपका अप्लाई हुआ है वो मिल जाए, लेकिन जब आप यूके में आएंगे तो आपका वो सिस्टम जो है वो 30 जून को बंद हो जाना है। तो शायद कोई हल निकल आए, ये नहीं कि नहीं निकलेगा। अगर आपको वीजा मिल चुका है और आप लेट हो गए, शायद उसका कोई ना कोई हल निकला, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हल होगा, वो उनकी डेट से आप ओवर हो चुके होंगे। जी बिल्कुल। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़े दोस्त, जो इस वक्त 2 लाइव स्ट्रीम पर डॉक्टर कमर फारूक के यूट्यूब चैनल और दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर आप लाइव देख रहे हैं। आप किसी भी मसले का शिकार हैं, स्पेन से आप बरतानिया शिफ्ट हुए हैं, समाजी है, कानूनी है या सोशल, कोई भी आपको मसला वहाँ पर दरपेश है और उस मसले से निकलने के लिए आपके पास कोई राह आपको नज़र नहीं आ रही, तो वो आप मसला हमें लिखें, हम उसका अपनी दानिश के मुताबिक उसका जवाब देने की, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम सवाल लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अभी हमारे पास 5 से 7 मिनट बाकी हैं। खालिद, अभी तक तो आपने कानूनी तौर पर जो मसाइल हैं उनका तज़किरा किया है कि कानूनी तौर पर ये हो सकता है, इस तरह कर ले। समाजी तौर पर हमें किन मसाइल का वहाँ पर सामना है? समाजी किस किस्म के मसलन? सोशल तौर पर आप गए हैं, आपको बच्चों की स्कूलिंग है, दूसरे मामला, जिस तरह एक फैमिली को एडजस्ट करने के लिए बंदा नया जाता है वहाँ पर, तो उसको किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, स्कूलों का सिस्टम यहाँ पे काफ़ी इजी है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ती। वो आपने ऑनलाइन जो है जिस आप बल्दिया में आपकी रिहाइश है, मैनचेस्टर हो गया, बोल्टन हो गया, लीड्स, ब्रैडफोर्ड, लंदन, जहाँ पे भी है तो आपने उसकी वेबसाइट पे जाके बच्चों का एडमिशन अप्लाई करना है।
सबसे इम्पोर्टेंट जो यही है कि जैसे ही आप बच्चों के एडमिशन अप्लाई करते हैं तो वो अपनी मर्जी से आपको स्कूल दे देते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये स्कूल आपकी अप्रोच से, या छोटा बच्चा है और वहां पे लेके जाना लेके आना, या अगर 3 बच्चे हैं तीनों को डिफरेंट स्कूल मिल जाता है, या 2 बच्चे हाई स्कूल के हैं, एक प्राइमरी का, दोनों का टाइम एक है, तो इस सूरत में आपके पास अपील करने का हक है। आप बच्चे को स्कूल फिलहाल ना जाने दें और कहें जी मेरे पास ये प्रॉब्लम है। ये अपील का हक जो है ये लाजमी यूज करें। मोर देन 80% जो लोग हैं उनको जब वो एडमिशन अप्लाई करते हैं तो उनको स्कूल दूर मिल रहे हैं। बहुत से मेरे दोस्त जानने वाले आगे पीछे जिनसे बात हो रही है, तो वो दूर उनको मिल रहा है और दूर मिलने की सूरत में उनको प्रॉब्लम आ रही है। अगर दूसरी चीज है कि टाइम ऐसा, ये अभी मार्च आ गया है, तो इसमें ये है कि आपके पास 2-3 महीने थोड़ा सा दूर है तो आप बर्दाश्त कर लें, लेकिन नेक्स्ट अगस्त के बाद जो है आपको नजदीक वाला स्कूल मिलना चाहिए, आपका हक है। अगर आप ये समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा दूर है और प्रॉब्लम है तो वो अपील में जरूर जाएं। 90% से ज्यादा जो केसेस होते हैं वो अपील में जाने से आपका जो स्कूल है वो बच्चों का वो चेंज हो जाता है। बिल्कुल खालिद है, इसी तरह है कि इस पर हम पहले भी काफी तफसील के साथ बात कर चुके हैं। दूसरा ये कि यहाँ से हम स्पेनिश ज़बान को लेकर जाते हैं, पाकिस्तान से हम उर्दू, पंजाबी और दीगर जो हमारे इलाकाई ज़बानें हैं उनके साथ यहाँ पर आते हैं, स्पेनिश सीखते हैं। यहाँ से स्पेनिश लेकर हम बरतानिया चले जाते हैं, तो यहाँ स्पेनिश सीखने के लिए तो आपके पास बुनियादी अदारे मौजूद हैं। आप जाते हैं, मुख्तलिफ स्कूल बने हुए हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटी सेंटर हैं जहाँ पर आपको ज़बान सिखाई जाती है। अगर कोई शख्स वहाँ पहुँच कर इंग्लिश के लिए कोशिश करना चाहे तो इस तरह की सूरत है? इंग्लिश स्कूल सीखने के स्कूल हैं, लेकिन जो सहूलतें स्पेन के अंदर जिस तरह, क्योंकि वो एक लैंग्वेज इंग्लिश, क्योंकि समझा ये जाता है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये हर बंदे को आती है। नॉर्मल यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश तो हर एक को आती है, लेकिन वो नहीं आती। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर आपके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जिस तरह वहाँ पे फ्री स्कूल भी होते हैं वो भी हैं, और जैसे आप पैसे दे के डिप्लोमा लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो सब चीजें मौजूद हैं। आपकी जो कोई भी बल्दिया है जिसकी वेबसाइट है, आप उस पर जाके उसका एडमिशन ले सकते हैं, उसमें प्रॉपर कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे वहां पे तंजीमात करवाती है, यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे कम है उसकी रूटीन, थोड़ी सी काफी हद तक, यानी कि आप समझने के 20-80 का डिफरेंस है जो तंजीमात यहाँ पे कराती हैं। तो यहाँ पे जो छोटी सी कुछ तंजीमात हैं 20%, वो यहाँ पे कोर्सेज करवाती हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ जो बल्दिया है, यहाँ की जो काउंसिल होती है, उसने अपने डिफरेंट स्कूलों के अंदर इंग्लिश के कोर्सेज रखे होते हैं, तो वो कोर्सेज जो है इंग्लिश के वो करवाते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने आगे एडमिशन लेना होता है, बहुत से लोगों ने नेशनलिटी अप्लाई करनी होती है, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आती उनको, तो यहाँ पे भी वो चीज है। उस तेजी से या उस रफ्तार से जिस तरह हमें स्पेन के अंदर नजर आता था, वो चीज नहीं है। लेकिन फिर भी उसके साथ साथ आपको जुबान सीखने का बिल्कुल जुबान सीखने के मराकज है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह स्पेन के अंदर बड़ी तेजी के साथ आपको हर जगह पे मिल जाते हैं। जवाब, किसी भी नए माशरे के अंदर जब इंसान जाता है तो वहाँ ज़बान का जो फैक्टर है वो बहुत अहमियत का हामिल है। और हम पहले पंजाबी, उर्दू और दीगर इलाकाई ज़बानों के साथ यहाँ पर आते हैं। ये बिल्कुल नई ज़बान होती है, हमें पता ही नहीं होता कि स्पेनिश है क्या, लेकिन हम सीख लेते हैं। इस माशरे के अंदर हम अपना रोज़गार चला लेते हैं, अपने आप को सेटल कर लेते हैं। इसी तरह अब हम बरतानिया जा रहे हैं, जबकि वहाँ पर इंग्लिश है, अंग्रेज़ी बोली जाती है, जो हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर इसकी तमाम कायदे ज़वाबित मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें उस तरह अबूर हासिल नहीं होता। तो आप अपने पाकिस्तानियों को क्या तजवीज़ करेंगे कि वो अगर वहाँ उस माशरे के अंदर भी इसी तरह तरक्की करना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, तो ज़ुबान की कितनी अहमियत है वहाँ पर? जी डॉक्टर साहब, किसी भी माशरे में तरक्की करने के लिए, किसी भी माशरे में फलने फूलने के लिए जो ज़ुबान जो है वो बुनियादी फैक्टर है। जब तक आपको ज़ुबान पे मुकम्मल तौर पर अबूर नहीं होता, आप उस माशरे में एडजस्ट नहीं हो सकते और ना ही उस माशरे की रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं। तो इसलिए जो भी हमारे पाकिस्तानी भाई बहन यहाँ से यूके गए हैं, तो उनको ये चाहिए कि यकीनन उनको बेसिक अंग्रेज़ी तो आती होगी, जो बेसिक इंग्लिश होती है, लेकिन वो अपनी बेसिक को थोड़ा सा इम्प्रूव करें और अपने इंग्लिश लेवल को मज़ीद बेहतर करें। और इसका बेहतरीन तो हल तो यही है कि अगर आप किसी स्कूल या इदारे में नहीं जा सकते, तो आप वहाँ के जो लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं और वहाँ की जो लोकल अखबारात हैं जो अंग्रेज़ी की, उसका मुताला करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे वो यकीनन उनकी जो अंग्रेज़ी है ना वो इम्प्रूव होगी। और उसके बाद जो यहाँ के मेजॉरिटी जो फैमिलीज है, उनके बच्चे अभी हाई स्कूल से निचली क्लासेस में, प्राइमरी और मिडिल क्लासेस तक हैं, तो वो जो बच्चों की स्कूल की बुक्स होती हैं जो स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, तो स्पेशली माओं को मैं पैगाम देना चाहूँगा, तो वो बच्चों की जो प्राइमरी और मिडिल की जो बुक्स होंगी, उनके बच्चों के साथ अगर वो होमवर्क कर रहे हों,
तो साथ उनको होमवर्क करवाएं, ताकि एक तो उनको अंग्रेजी का लेवल भी बेहतर होगा और अपने वो बच्चों को थोड़ी सी हेल्प भी कर सकेंगी। जी, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़े दोस्त, स्टे विद अस। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जी, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़े दोस्त। जो कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से बंद हो गया था, हम दोबारा लाइव हुए हैं, क्योंकि तीसरा हिस्सा जो हमने सवालात का रखा था कि सवालात लेंगे, और हमें बहुत सारे दोस्तों ने सवालात भी किए हैं, अपने मसाइल से आगाही दी है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम उन मसाइल को उनका हल जो है वो बता सकें कि क्या हो सकता है। खालिद, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। यूट्यूब चैनल पर हमें लिखा है शहजाद हमीद साहब ने कि सर, प्री सेटलमेंट के बाद यूके से बच्चों के स्पेनिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जो दोस्त भी जिस तरह स्पेन के अंदर रहते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह आप यहाँ एम्बेसी या कौंसलेट में बच्चों के पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही सिस्टम है जो पाकिस्तान में बच्चों के अप्लाई करते हैं या स्पेन के अंदर पे, सेम उसी तरीके से आपको सिर्फ उसका थोड़ा तरीकाकार यही है कि पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, लेकिन डॉक्यूमेंट भी वही चाहिए, तरीका भी वही है। आप कौंसलेट के अंदर बच्चों के पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बच्चों के जो पासपोर्ट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल है शहजाद हमीद साहब की तरफ से, यह पाकिस्तान में बीवी बच्चों के प्री सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई करने का क्या तरीका है? देखिए, तरीका तो वही है, यानी कि जिस तरह से आप दूसरे वीज़े अप्लाई कर रहे थे इससे पहले, फैमिलीज के या भाई के, बहन के, भतीजों के, उसी तरीके से आप किसी भी बंदे से, किसी भी वकील से, जो बंदा अप्लाई करता है, राब्ता करें तो आपके वीज़े जो है वो अप्लाई करेगा। वो आपके पास, जैसा कि मैंने पहले बताया, 30 जून से पहले आपने इंटर होना है यूके के अंदर। जी, ये हमें मैं अभी यूट्यूब पर जिन दोस्तों ने हमें सवाल भेजे हैं उनके जवाब ले रहे हैं, उसके बाद हम फेसबुक पर जिन दोस्तों ने सवाल किए हैं उनका भी जवाब देंगे। तो ये हमें पाक आर्मी के नाम की एक आईडी, उन्होंने लिखा है कि सर मेरी 5 मार्च को प्री सेटलमेंट प्रूव हुई है, मैं इटली में हूँ, फैमिली के पास वीज़ा अप्लाई करने के लिए यूके में आना ज़रूरी है, अब वहाँ पे क्या करना होगा? ये सिर्फ इटली से अप्लाई करना है? नहीं, आपका तो यूके में होना लाजमी है ना। आप के पास घर हो, यहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस हो, क्योंकि आप यूके में रह रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को अप्लाई करेंगे। अगर आपने प्री सेटल ले लिया और आप इटली में रह रहे हैं, यहाँ पे आपकी बेस नहीं है, तो फिर वीज़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको यूके आना पड़ेगा, यहाँ पे रहना पड़ेगा, काम शो करना पड़ेगा, आपके पास 1-2 पे स्लिप होंगी तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। और आपने यूके रेजिडेंस के तौर पे अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाना है कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपने शो करना है कि आप यूके के अंदर हैं। अगर आप शो नहीं करते तो वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते आप। जी, ये हमें मुगल शहजाद असलम साहब ने लिखा है कि आई हैव EU सेटलमेंट बट नाउ आई एम इन स्पेन, कैन आई अप्लाई फॉर माई फैमिली वीज़ा नाउ फ्रॉम स्पेन, माई फैमिली इज इन बार्सिलोना। बिल्कुल वही चीज़ आप, लेकिन आपको उसके लिए यूके के अंदर आना और यूके के अंदर काम करना और अपने आप को शो करना कि आप यूके के शहरी हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ये याद रखें कि फैमिली से मुराद आपके बीवी, बच्चे और माँ बाप है, उसके अलावा आप अभी किसी और का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। जी, आगे वही पाक आर्मी जो आईडी उन्होंने लिखा है कि अगर इटालियन नेशनलिटी हो तो फिर पाकिस्तान से फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या इटली से ही करना होगा? नहीं, जिन लोगों ने भी अपनी फैमिली बुलानी है उनको शो यही करना पड़ेगा कि आप यूके के अंदर हैं। आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, आपका काम होगा, आपकी सारी डिटेल होंगी तो आप फैमिली वीज़ा अप्लाई करेंगे ना। यूके से, इटली से आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको यूके आना पड़ेगा, अपने आप को यहाँ शो करना पड़ेगा कि आप यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ पे परमानेंट रह रहे हैं, तो फिर ही आप फैमिली अप्लाई कर सकते हैं। जी, अब हम जिन्होंने हमें दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर सवालात सेंड किए हैं उनके जवाब की तरफ आएंगे। ये अभी हमें तनवीर हुसैन सैयद ने कहा है कि मेरा सवाल है कि क्या पेंशन वाला आदमी कैसे फैमिली बुला सकता है यूके में? हेलो खालिद, आपको मेरी आवाज आ रही? आवाज रुकी थी अभी। जी, आ रही मेरी आवाज आपको? हाँ जी, अभी आ रही है। ये हमें तनवीर हुसैन सैयद ने लिखा है कि क्या पेंशन वाला आदमी अपनी फैमिली को यूके बुला सकता है? लेकिन पेंशन वो कहाँ ले रहे हैं?
जी तनवीर हुसैन साहब बताइएगा, आप पेंशन कहाँ ले रहे हैं, स्पेन में ले रहे हैं या यूके में ले रहे हैं? थोड़ी वजाहत कीजिएगा अपनी सवाल की। नौशीन साहिबा हमें कह रही हैं कि इंग्लैंड में जॉब्स के लिए हालात कैसे गए प्री सेटलमेंट वालों के लिए? देखिए, हालात तो पूरे यूरोप में जो हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। काम तो बिल्कुल जिन सेक्टर्स में काम है उन्हीं में है, बाकी तो फिर हर चीज बंद पड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं जॉब ये है कि यूके के अंदर जॉब की प्रॉब्लम नहीं है, जॉब मिल जाती है। थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है लेकिन जॉब मिल जाती है। जी, ये हमें साजिद फौजी साहब ने लिखा है कि एक स्पेनिश शहरियत वाला इंग्लैंड सेटल हो चुका, वो पाकिस्तान से ब्लड रिलेशन वाले को बुला सकता है, ये तो पता है, क्या स्पेन से भी बुलवा सकता है? प्लीज अगर कर सकता है तो क्या प्रोसीजर है? नहीं, स्पेन में वो सिस्टम नहीं है, वो सिर्फ यूके में था। स्पेन के अंदर ब्लड रिलेशन का नहीं है कोई भी ऐसा कानून। आपकी आवाज देर में आ रही है, शायद वो रुक रहा है आपकी तरफ से। तो खालिद साहब, ये तो अभी हमें जो सवाल मिले, मैंने देखे हैं तमाम सवाल, तमाम चीज़ें जो हमें लोगों ने की हैं अभी तक। दूसरा जब हम दोबारा ऑनलाइन हुए हैं तो उसमें तो हमें किसी दोस्त ने कोई सवाल नहीं भेजा। तो अगर आपके जहन में कोई और कोई मसला है जिसका मैं सवाल नहीं कर सका, तो आप उस पर बात कर सकते हैं, बता सकते हैं दोस्तों को कि ये भी सूरत हाल, इस तरह ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है। देखिए, ज्यादातर सवाल मैं भी पढ़ रहा था, वो उसमें यही बता रहे हैं फैमिली वीजे के लिए बहुत से लोग जो हैं वो जिनकी सेटलमेंट हो चुकी है और वो अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं। तो बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो अपनी सेटलमेंट अप्लाई करके वापस इटली या स्पेन या दूसरे यूरोपियन कंट्री में चले गए हैं। तो उनके लिए यही है कि आप कि यहाँ पे जब आपने वीजा अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे यूके में आपकी मौजूदगी जरूरी है। मौजूदगी से मुराद ये कि आपका काम शो हो रहा हो, आपके पास यहाँ प्रॉपर घर हो, आपके पास यूटिलिटी बिल हो। क्योंकि जब भी आपने वीजा अप्लाई करना है तो 2-3 चीजें जो है कम से कम ये शो करना है कि आप उनका खर्चा पूरा कर सकते हैं। 1 या 2, ज्यादा पे नॉमिना भी नहीं चाहिए, 1-2 महीनों की नॉमिना हो जाए। एक पे भी लोगों ने अप्लाई किया और उनके वीजे लगे हैं, तो कम से कम एक नॉमिना और घर का कोई एक आध बिल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बार बार इस रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से दोस्तों से बात हुई है तो उनके ज़हन में यही है 30 जून तक। तो ये ज़हन में रखें कि 30 जून तक आपने यूके में आना है, वीजा अप्लाई करना नहीं है। इसलिए लोगों के पास ये मार्च का महीना है जिसमें आप वीजा अप्लाई करना है, तो इसके बाद फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा। यही आपका कहने का मकसद है कि जो भी प्री सेटलमेंट के लिए फैमिली को बुला रहे हैं पाकिस्तान से या स्पेन से, तो वो 30 जून का ज़हन में ना रखें। 30 जून से पहले आपके पास वो वीज़ा होना चाहिए, तब जाकर आप बरतानिया में प्री सेटलमेंट बच्चों की या बीवी की ले सकते हैं। अदरवाइज ये आप समझ रहे हैं कि मार्च जिस तरह कोरोना बहरान के अंदर सारे इंतजाम, सारे जो सर्विसेज हैं वो स्लो चल रही हैं, आहिस्तगी से काम हो रहा है, तो उसके लिए मार्च, आपकी नज़र में मार्च ये आखिरी महीना है, इसी में आप अपने वीज़े अप्लाई कर लें। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी टाइम लग रहा है कि 2.5 से 3 महीने टाइम बना रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप मार्च के में अपना वीजा अप्लाई कर दें, जून तक इंतजार नहीं करें। हो सकता है जून के बाद जिनका लगे उनका भी कोई सिस्टम निकल आए, लेकिन मैं ये इस बेस पे कह रहा हूँ कि जिन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर से पहले अप्लाई कर लें, बेशक आप बाद में आए बच्चों को लेके, अब वो उसका उल्टा कर रहे हैं। अब आपसे वो प्रूफ मांग रहे हैं कि आप 31 दिसंबर से पहले आए हैं तो वो प्रूफ हमें दें। तो इसी तरह कल को ये होगा कि आप 30 जून के बाद हो सकता है वो आपको अप्लाई करने की परमिशन दे दें, लेकिन वो 30 जून से पहले आपसे सबूत उसका जरूर मांगेंगे। तो इसलिए 30 जून तक इंतजार ना करें। अगर वीजा लग चुका है तब भी उससे पहले आ जाएं, अगर नहीं तो अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके पास ये मार्च का महीना है, आप अप्लाई कर दें। जी, मियाँ आदल मजर साहब ने सवाल किया है कि मैंने बच्चे पाकिस्तान से बुलाए हैं, मेरे पास स्पेनिश नेशनलिटी है, बच्चों के पास यूके 5 ईयर कार्ड है, बच्चों के स्पेनिश पासपोर्ट यूके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं? उसके लिए आप जो भी आपकी मुतलका कौंसलेट है या एम्बेसी है उससे रब्ता करें, वो आपको सारी डिटेल जो है वो उसमें बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये सेम वही डॉक्यूमेंट है जो आपने रजिस्टर सिविल बार्सिलोना या किसी भी जगह जमा कराने हैं, सेम वही डॉक्यूमेंट है, वही पेपर है, वही तरीकाकार है। सिर्फ ये है कि ये रजिस्टर सिविल जो कौंसलेट की होगी वहां पे आपने जमा कराने हैं। तो इसके लिए यहाँ पर खालिद वक्त कितना लग रहा है? मसलन यही जो सवाल मैंने आपके सामने रखा है, वो पासपोर्ट बच्चों के बनवाना चाहते हैं, तो कितना वक्त लगता है, कितनी देर बाद का सीता मिलता है, सीते के बाद का प्रोसेस कितना लंबा है अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देता है?
देखिए, अभी वक्त इसलिए नहीं बता सकता कि इससे पहले ये सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ था। जितने भी दोस्त जो बच्चों की अप्लाई करना चाहते थे, इससे पहले या तो वो पाकिस्तान में करते थे या स्पेन में करते थे। तो यूके के अंदर तो लोग अभी नवंबर और दिसंबर में समझे कि वो लोग आए हैं जिन्होंने बच्चों का अप्लाई करना है। तो यहाँ आप समझे कि आपको 3 से 4 हफ्ते रजिस्टर होने में लगते हैं और 3 से 4 हफ्ते का ही टाइम आपको रजिस्टर सिविल देता है। तो आपने उसने में सारे वो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अब उसके बाद जो टाइम जो ये बताते हैं वो तकरीबन 6 महीने का टाइम है, 3 से 6 महीने के अंदर। लेकिन अभी कोविड की वजह से, क्योंकि केसेस अभी तो ज़ाहिर है 1-2 केस होंगे, लेकिन ये आने वाले महीने में जिस तरीके से लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जिस तरीके से मेरे से भी पूछ रहे हैं, जो मुझे रोज फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, तो ये आने वाले 1-2 महीने तक यहाँ अच्छा खासा रश पड़ जाएगा। तो उसके बाद टाइम जो है वो उस पर डिपेंड करेगा फिर कितना बढ़ाते जाते हैं। लेकिन जो टाइम ये दे रहे हैं 3 से 6 महीने तक है। यानी कि सारा प्रोसेस करके आप पेपर जमा करवा देते हैं अपने पासपोर्ट के लिए, उसके बाद 6 महीने लगेंगे आपको पासपोर्ट मिलने। 3 से 6 महीने बच्चों के लिए। सही। अब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़े दोस्त, जो इस वक्त 2 लाइव स्ट्रीम पर डॉक्टर कमर फारूक के यूट्यूब चैनल और दोस्त न्यूज यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव जा रहा है। हमारा प्रोग्राम जुम्मा, हफ्ता और इतवार 3 दिन स्पेन के वक्त के मुताबिक रात 9 बजे हम प्रोग्राम लेकर आते हैं, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को यूरोप भर में मौजूद है उनको दरपेश है, उनका तज़किरा करते हैं, उनका मसाइल के हल के लिए कोशिशें करते हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम इसी हवाले से था कि जो स्पेन से या यूरोप से लोग बरतानिया शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पर उन्हें किन कानूनी मसाइल का सामना है। तो उसके हल के लिए उन सवालात जो आपके ज़हनों में हैं या जिन सवालात से आपका वास्ता पड़ा हुआ है, उसके हल के लिए, उन सवालात के जवाब के लिए हमने आज के प्रोग्राम में दावत दी थी खालिद शहबाज चौहान साहब को, जो इमिग्रेंट्स के जो कवानीन हैं बरतानिया के अंदर, उन पर गहरी नज़र रखते हैं। न सिर्फ नज़र रखते हैं बल्कि अमली तौर पर उन तमाम मसाइल से गुजर भी रहे हैं। तो बहुत सारे लोग उनसे रब्ता करते तो उस मसले को हल करने के लिए वो अमली इकदाम भी साथ उठाते हैं। तो आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खालिद, आखिर में जाते हुए आप कोई पैगाम? देखिए, पैगाम यही है कि आप जो सबसे ज़रूरी चीज़ इस वक्त है कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, और जो भी उसमें प्रॉब्लम होती है उसमें आपके वेबसाइट पे, मेरे फेसबुक पे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हम हाजिर हैं उसको बताने के लिए। उस वेबसाइट पे आपको जो कौंसलेट या और एम्बेसी की है उस पर सारी डिटेल लिखी होती है। एक चीज़ ये है कि जो मैनचेस्टर के अंदर है, ये आपको जो पासपोर्ट का सीता है ये आपको हर महीने वो 1 दफ़ा या 2 दफ़ा खोलते हैं। लंदन के बहुत से दोस्त अभी भी सुन रहे थे आपके प्रोग्राम पे भी, तो लंदन के दोस्तों के लिए यह है कि वहाँ पे पासपोर्ट का सीता जो है वो ऑनलाइन ख़त्म किया हुआ है उन्होंने। ये उनकी इन्फॉर्मेशन है, ये मैं दे दूँ लंदन और उसके कुर्बो जवार के लिए। उनकी जो ईमेल कौंसलेट के पास और एम्बेसी के पास है, वो जिस तरीके से आपके पासपोर्ट खत्म हुए हैं, अभी जो आपको सीता वो दे रहे हैं जिनके पासपोर्ट दिसंबर में और जनवरी में खत्म हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी ईमेल के अंदर वो सीता जो है वो भेज रहे हैं। तो आप अपनी ईमेल को चेक करते रहें, जंक मेल में भी, दूसरे में अगर आपका पासपोर्ट खत्म हुआ है। तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि हम जून से पहले, 30 जून से पहले तमाम वो लोग जिनके पासपोर्ट खत्म होंगे वो इसी तरतीब से आप लोगों को खुद ही मिले करेंगे। आप एम्बेसी में ना ईमेल करें, ना कॉल करें, ना उसका वो जवाब देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनको ईमेल आती जाएगी। तो बहुत से दोस्त बार बार मुझसे भी ये सवाल कर रहे थे कि हमारे पासपोर्ट खत्म हो रहे हैं, हम क्या करें। तो वो अपनी ईमेल चेक करें, वो दिसंबर और जनवरी के जो है वो ईमेल कर रहे हैं, इसी तरीके से जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जैसे जैसे खत्म हो जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली वो ईमेल करते जाएंगे और आप वो पासपोर्ट जाके जमा करवा लें। जी, ये अभी एक दोस्त ने सवाल किया है कि जिनके पासपोर्ट पे वीजा लगा हुआ हो तो क्या ब्लड रिलेशन वाले सेटलमेंट करवा सकता है? हाँ जी, जो वीजा लेके आए हैं वो तो सेटलमेंट उनकी तो हो सकेगी ना, वो तो वीजा इसी चीज का है, सेटलमेंट वीजा होता है उनका, वो आए और अपनी सेटलमेंट करवा सकते हैं। जी, आफ्ताब अहमद ने हमें सवाल किया है कि मेरे पास स्पेनिश नेशनलिटी है और मैं जर्मनी में काम करता हूँ, मैं पाकिस्तान से अपने भाई को बुला सकता हूँ? प्लीज टेल मी। थैंक यू सर। हाँ जी, यूरोप के अंदर ये सहूलत नहीं है, यूरोप के अंदर किसी भी मुल्क नहीं है सहूलत, ये सिर्फ इंग्लैंड में ही था और यहाँ पे भी 31 दिसंबर को वो खत्म हो चुका है। यूरोप के अंदर ये सहूलत नहीं। जी, बिल्कुल। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर प्रोग्राम अच्छा लगा, मालूमाती प्रोग्राम है, आपके मसाइल को हल करने में हम किसी हद तक भी आपके काम आ सकें तो हमारे चैनल का ख्याल भी कीजिएगा। खालिद शहबाज चौहान साहब का मैं इंतहाई मशकूर हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया।
कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप हम सब का हामी और नासिर हो।